गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजयराज त्रिवेदी आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है उसी श्रृंखला में आज कक्षा बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए गणित प्रश्न पत्र का प्रकरण गणित की विशेषताओं के संदर्भ में आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। गणित की विशेषताओं के संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि गणित एक यूनिक विषय है, स्पेशल विषय है जो पूरे विश्व में समान रूप से पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और गणित का जो ज्ञान का आधार है वह हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो आज हम गणित की जो विशेषताएं हैं वह पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि गणित में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। गणित की जो पहली विशेषता यह है कि गणित संख्या, स्थान, दिशा और मापतोल का विज्ञान है। अर्थात गणित में संख्याओं का, स्थान का, दिशा का, मापतोल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो विशेषता इसकी आती है वह है कि गणित की अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी लैंग्वेज होती है। यह लैंग्वेज पूरे विश्व में समान रूप से समझी जाती है और पढ़ी जाती है। गणित की जो लैंग्वेज है वह गणित के पदों, प्रत्यय, सूत्र, संकेत आदि से मिलकर बनती है। आपके मन में एक प्रश्न बड़ा उठेगा कि गणित विषय है या भाषा है। तो जो बातें एक भाषा में होती है वो गणित में भी पाई जाती है। गणित की अपनी व्याकरण होती है। गणित में जो है पर्यायवाची शब्द पाए जाते हैं, जैसे सरल करना, हल करना, योग करना, सबका एक ही अर्थ लिया जाता है। गणित के अपने संकेत होते हैं, जैसे अन्य भाषाओं में संकेत होते हैं ऐसे ही गणित के भी अपने सिंबल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणित की एक अपनी भाषा होती है और इसके सिंबल्स जो होते हैं, इसके जो पद होते हैं, इसके जो सिद्धांत होते हैं, इसके जो संकेत होते हैं, इसके जो सूत्र होते हैं वो पूरे विश्व में समान रूप से पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। गणित एक वैश्विक भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो गणित की जो दूसरी विशेषता थी वह यह है कि गणित अपनी भाषा रखती है और इसकी भाषा में इसके पद, इसके प्रत्यय, इसके सूत्र, इसके संकेत, इसकी भाषा का निर्माण करते हैं। गणित के जो ज्ञान का आधार है, तीसरी विशेषता के रूप में अगर हम देखना चाहें तो गणित के जो ज्ञान का आधार है वो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। आप कहोगे हमारी ज्ञानेंद्रिय का तात्पर्य हो गया कि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही हम गणित के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। आँखों के द्वारा हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कोई वस्तु कितनी दूर है, कितनी पास है। ठीक है। स्वादेंद्रिय के द्वारा, त्वचा के द्वारा हम किसी भी सरफेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। उसके कोण आदि के बारे में बता सकते हैं, लगा करके नुकीली है या, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो है गणित की ज्ञान का जो आधार है वो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही हम वस्तु के आकार, प्रकार, मात्रा आदि का अनुभव कर सकते हैं। यानी कोई वस्तु का आकार किस तरह का है, प्रकार वह किस डिजाइन या किस तरह की बनी हुई है, गोल है, वृत्ताकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, घनाभाकार है, घनाकार है, मात्रा किसी पदार्थ की मात्रा कैसी है या जो है इसमें कम है या ज़्यादा है, इस सब का जो अनुभव है हम ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गणित का ज्ञान का आधार है वो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही हम वस्तु के आकार, प्रकार, मात्रा आदि का अनुभव कर सकते हैं। गणित की जो अगली विशेषता है वह है गणित का ज्ञान यथार्थ होता है। यथार्थ से तात्पर्य यहाँ पर है जो कुछ भी है वह सच है, सत्य है। यथार्थ का मतलब है इसमें असत्य कुछ भी नहीं है।
गणित का ज्ञान कैसा होता है? यथार्थ होता है, यानी सत्य होता है। दूसरी बात है, जो गणित का ज्ञान है वह क्रमबद्ध होता है, यानी हमेशा इसमें सीरियलिटी से चलेगा। जो भी ज्ञान होगा प्राप्त होगा वो एक के बाद दूसरा ही आएगा। आप एक पद से दूसरा पद बना सकते हैं, दूसरे से तीसरा पद बना सकते हैं, तीसरे से चौथा बना सकते हैं। ये नहीं आप पहले पद से सीधा चौथे पद का निर्माण कर दें। गणित का ज्ञान तार्किक होता है, अर्थात उसमें तर्क करने की क्षमताएँ उपलब्ध होती है। गणित के ज्ञान को हम तर्क के आधार पर सत्य साबित कर सकते हैं। गणित का ज्ञान स्पष्ट होता है, यानी बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आएगा। ये नहीं आधा समझ में आ गया आधा नहीं समझ में आया। अगर गणित का ज्ञान समझ में आएगा स्पष्ट रूप से तो पूरा आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आएगा। गणित के ज्ञान को एक बार ग्रहण करने के बाद आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगर हम गणित के ज्ञान को ग्रहण करने के बाद भुलाने वाली बात कहें तो आपने जैसे योग करना सीखा या व्याकरण करना सीखा या गुणा भाग करना सीखा तो आप अपने जीवन भर आराम से कर सकते हैं। अगर आपने गणित की कोई भी समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया आपने अगर एक बार सीख ली तो आप उसे अपने पूरे जीवन भर नहीं भुला सकते। यह करके सीखने पर आधारित होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित का ज्ञान जो है वह स्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। अगला है, गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसकी छठी विशेषता है अमूर्त प्रत्यय का मतलब है मन में जो कल्पनाएं की जाती है उन कल्पनाओं को प्रत्यय के रूप में हमारे सामने परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे पाई को कहें, पाई हमारे सामने एक अमूर्त प्रत्यय के रूप में है, लेकिन इसको सिद्ध करके मूर्त रूप में 22/7 हमारे सामने ला दिया गया है, एक आनुपातिक रूप। इससे ये समझ में आता है और उसकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जहाँ पर वृत्ताकार चीज़ें पाई जाएगी वहाँ पर पाई का मान अमूर्त रूप में होगा, लेकिन उसे हम मूर्त रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो गणित की जो छठी विशेषता थी वो क्या थी? गणित जो है अमूर्त विषयों का मूर्त रूप है। ठीक है ना। अगला, गणित के जो नियम सिद्धांत हैं वो सभी स्थानों पर समान रूप से पाए जाते हैं, समान रूप से यूज किए जाते हैं, जिसमें उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर और किसी भी कालखंड में की जा सकती है। यानी गणित के नियम जो बनाए गए हैं वो चाहे 500 साल पहले बनाए गए हो, चाहे अरस्तू के टाइम पे बनाए गए हो, चाहे प्लेटो के टाइम पे बनाए गए हो, या हम ये कहें हमारे भारतीय बरहामीर के टाइम पे बनाए गए हो या रामानुज के टाइम पे बनाए गए हो, वो सभी अभी समान रूप से लागू हैं और आगे भी समान रूप से लागू होंगे। उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है ना। और इन नियमों की सत्यता की जाँच आप किसी भी समय पर यानी किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी समय पर कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, आने वाले समय में कर सकते हैं, और किसी भी स्थान पर अर्थात सभी जगह पर वे समान रूप से लागू होते हैं। तो गणित के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, वे सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं, समान रूप से समझे जाते हैं, समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अगर अमेरिका में कोई सिद्धांत बना तो वे भारत में भी उसी प्रकार से लागू होगा जैसे अमेरिका में हुआ, यानी उस पर स्थान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज से 100 साल पहले गणित का कोई सिद्धांत बनाया गया तो वह आज भी लागू है और वह आगे भी लागू रहेगा। जैसे हम कहते पाई बराबर 22/7 या 3.14 अनलिमिटेड जो है वो वैल्यू है, वो जिस समय पर बनी उस समय पर भी और आज भी और आने वाले समय भी समान रूप से उपयोग में ली जाती रहेगी। हाँ, ये कह सकते हो कि पाई की वैल्यू और दशमलव के आगे के स्थानों पर लगातार जांची जा रही है, लेकिन ये नहीं है जो मिल गई है उनमें परिवर्तन किया जा सकता। ठीक है। अगली जो विशेषता है वो यह है कि गणित के अध्ययनकर्ता में आगमन निगमन तथा सामान्यीकरण की प्रक्रिया सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। अर्थात उदाहरण से नियम बनाने की और नियम से उदाहरणों को सरल करने की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान होता है और वह उसे सामान्यीकरण यानी सामान्य व्यवहार में लाने की जो है प्रक्रिया है उसके बारे में अपनी योग्यता विकसित कर लेता है। अर्थात गणित के अध्ययन करते से व्यक्ति उदाहरण से नए नियम बना सकता है और नियमों को उदाहरणों के माध्यम से सामान्यीकरण की प्रक्रिया में अपने व्यवहार में ला सकता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गणित पढ़ता है तो वह आगमन निगमन की प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो जाता है। उदाहरणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर नए नवीन नियमों की स्थापना कर सकता है और उन नियमों को अपने जीवन काल में आने वाली घटनाओं में शामिल करके निगमन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। तो आगमन निगमन आपके समझ में आ गया होगा। उदाहरण से नियम और निगमन का तात्पर्य है नियम से उदाहरण।
और सामान्यीकरण का मतलब हो गया उसे सामान्य व्यवहार में लाने की प्रक्रिया। ठीक है। गणित की जो अगली विशेषता यह है कि गणित के जितने भी नियम हैं, सूत्र हैं, उनमें कोई शक या संदेह की संभावना नहीं रहती कि ये गलत हो सकता है। यानी जो नियम बनाए गए हैं वो बिल्कुल प्रामाणिकता के आधार पर जांच करने के बाद पर बनाए गए हैं और उन पर ना किसी कालखंड का फ़र्क पड़ता है, ना किसी समय स्थान का फ़र्क पड़ता है, ना किसी व्यक्ति की सोच का फ़र्क पड़ता है और ना उन पर शक किया जा सकता है। उन्हें आराम से बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ आप कहीं पर भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। डिस्टेंस नापनी हो, दूरी नापनी हो, समय नापनी हो, सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या पृथ्वी से मंगल की दूरी गणित के आधार पर ही नापी गई है और इसी आधार पर जो है उपग्रह आदि का संचालन किया जाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि गणित के नियम बिल्कुल प्रामाणिक होते हैं और उन प्रामाणिकता के आधार पर ही उपग्रहों की सफल लैंडिंग संभव है। कोई भी प्रकार का मिसाइल पे भी अगर कितनी दूरी पर डालनी है तो वो गणित के नियम सूत्र जो बनाए गए हैं उसके आधार पर ही डाली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणित के नियमों, सूत्रों आदि में कोई संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित की जो अगली विशेषता है वह यह है कि गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भर बनने की भावना विकसित होती है। गणित का एक सवाल अगर आप पर नहीं आ रहा है, आप लगातार अपने मस्तिष्क के साथ उसको हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अंत में जैसे ही वह सवाल आपका सॉल्व हो जाता है तो आप में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और आप उस आत्मविश्वास के सहारे नवीन समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं और प्रति समस्या के हल के साथ आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है और धीरे धीरे आप स्वयं आत्मनिर्भर बन जाते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास ही व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और फिर आपको किसी और ज्ञान को किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही धीरे धीरे गणित का अध्ययन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हो गया व्यक्ति में जब आत्मविश्वास हो जाएगा तो वह किसी भी नवीन समस्या के समाधान में अपने आप को आत्मनिर्भर पाएगा। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भर बनने की भावना विकसित होती है। ठीक है ना। अब हम गणित की अन्य बातों के बारे में संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो जो गणित की भाषा है वह गणित की प्रकृति को स्पष्ट करती है। वह यह समझाने का प्रयास करती है कि जो गणित के नियम हैं, सूत्र हैं या प्रत्यय हैं वो पूरे विश्व में कहीं भी बनाए जाएं, उनका हम समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बार हम दोबारा उनका सबका रिवाइंड करते हैं। गणित की कितनी विशेषता हमने पढ़ी उन सबका हम रिवाइंड करते हैं। तो पहली विशेषता क्या निकल करके आई हमारी? गणित संख्या, स्थान, दिशा, मापतोल आदि का विज्ञान है। ठीक है ना। दूसरी बात, गणित की भाषा होती है जो सार्वभौमिक होती है, पूरे विश्व में समान रूप से पढ़ी जाती है और समझी जाती है। गणित की भाषा में गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, गणितीय सूत्र और गणितीय संकेत शामिल होते हैं। ठीक है ना। गणित के ज्ञान का जो आधार है वे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, चाहे वो हमारी स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे हमारी नेत्रेंद्रिय हो, चाहे हमारी ज्ञान जो स्वरेंद्रिय हो। इसमें हम किसी ध्वनि की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही हम किसी वस्तु के आकार, प्रकार, मात्रा आदि का अनुभव कर सकते हैं। शोर की मात्रा अधिक है या कम है, पदार्थ की मात्रा अधिक है या कम है, यह पदार्थ का आकार कैसा है, गोलाकार है, वृत्ताकार है या प्रकार की देख सकते हैं, छोटा है या बड़ा है साइज़ में। इन सब चीज़ों का जो अनुभव है वो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है वह है गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है और अधिक स्पष्ट होता है। एक बार अगर इसे हम सीख लें तो इसे हमारे जीवन काल में भूलने की संभावना नहीं होती है। अर्थात गणित का ज्ञान एक बार सीखने के बाद आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगली विशेषता है गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात कल्पना के आधार पर जो हमारे सामने मौजूद नहीं है उसको हम मूर्त रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं, उसकी व्याख्या करने की क्षमता गणित के अंदर होती है। ठीक है। और
अंतिम जो विशेषताओं पे हम चलते हैं तो गणित के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं और जो सूत्र हैं वो पूरे विश्व में समान रूप से पढ़े जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं और समान होते हैं। और उन नियमों की सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर की जा सकती है। गणित के अध्ययनकर्ता में आगमन निगमन अर्थात उदाहरण से नियम की स्थापना और निगमन नियम से उदाहरण की सामान्यीकरण की प्रक्रिया विकसित होती है, अर्थात वह आगमन निगमन का प्रयोग करना सीख जाता है। गणित के विभिन्न नियमों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है, अर्थात इन नियमों, सूत्रों आदि को जो है प्रामाणिक रूप से बनाया जाता है और प्रामाणिक रूप से ही इन पर जो है कार्य किया जाता है। ठीक है ना। और गणित की जब हम अंतिम विशेषता की बात करते हैं तो वह है गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने की भावना का विकास होता है। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अपने परीक्षा काल के लिए याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो है जो है ये ई लेक्चर है आपकी मदद करेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।